हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सर्जन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर दिलीप सिंह शेखावत और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डिजीज। और ह्यूमन डिजीज में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल डिजीज के बारे में, मतलब विषाणु जो जनित रोग हैं उनके बारे में। टोटल जो भी वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज है कि वायरल डिजीज आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस, ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है ये, और ये मान लो कि सबसे ज्यादा फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं वो वायरल डिजीज होती हैं, क्योंकि वायरस के जो ट्रांसमिशन के जो तरीके हैं वो सबसे ज्यादा है। जैसे एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है या हेलमिंथीज डिजीज होती है, इन सब में फैलने का खतरा उतना ज्यादा नहीं होता। ये कम कंटेजियस या इन्फेक्टियस डिजीज होती है, कम संक्रामक होती है। बाकी जो वायरल डिजीज है ये बहुत जबरदस्त तरीके से फैलती है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने है कोरोना। क्लियर है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज, देखो नॉर्मल डिजीज से स्टार्ट करेंगे और फिर बिल्कुल फैटल डिजीज की तरफ चलेंगे। जबरदस्त जो खतरनाक बीमारियां हैं वो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली एक नॉर्मल सी बीमारी की बात हम कर लेता हूं आज आपसे। सबसे पहली है बेटा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आप इसे क्या कहते हैं? नॉर्मली आप इसको फ्लू के नाम से जानते हो, या बोलते हैं ना कि यार मुझे वायरल हो गया। भी इन दिनों जो है बहुत सारा कोरोना के साथ में वायरल भी चल रहा था और बोलता है मुझे फ्लू हो गया है या वायरल हो गया है। वो वायरल या फ्लू जो है ना बेटा, उसको आप साइंटिफिकली क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अब ये जो इन्फ्लुएंजा है इसके मैक्सिमम जितनी भी आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सिम्टम्स मेनली आप जुकाम जैसे होते हैं। जो कॉमन कोल्ड होती है ना बेटा, कॉमन कोल्ड जैसे आपको सिम्टम्स यहां पर नजर आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, इन्फ्लुएंजा फ्लू इज ए रेस्पिरेटरी इलनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ए वायरल इन्फेक्शन। जो इन्फ्लुएंजा है या फ्लू है ये एक श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी होती है जिसके अंदर आपका श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड रहता है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम क्या किसकी बात करेंगे? पैथोजन की बात करेंगे, ट्रांसमिशन की बात करेंगे, डायग्नोसिस की बात करेंगे। इन सब चीजों की बात हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार पूछ लिया गया था कि कॉमन कोल्ड और जो फ्लू होता है इसके अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसमें लिखा हुआ था लंग्स। तो बेटा आप याद रखना, जो फ्लू होता है और जो कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, इसके अंदर आपके लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं रहते हैं। क्लियर है? तो सर आपने तो ये लिख रखा है कि नॉर्मल अभी रेस्पिरेटरी इलनेस है, श्वसन तंत्र किससे संबंधित बीमारी है। तो आप कह सकते हैं बेटा श्वसन तंत्र के अंदर सिर्फ फेफड़े नहीं आते, आप कह सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है, आपका नाक है, आपका गला है और कि सांस की नली तक ये इन्फेक्शन जाता है, फेफड़ों के अंदर ये इन्फेक्शन आपका नहीं पहुंचता। तो लंग्स इससे बचे हुए रहते हैं, लंग्स तक ये जो इन्फेक्शन है वो नहीं फैलता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बात आ जाती है यहां पे कि इसका जो पैथोजन है, इस पैथोजन को आप किस नाम से जानते हैं? तो बेटा नॉर्मल सी बात है, इन्फ्लुएंजा वायरस को आप कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, नॉर्मल याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके अंदर देखो इसके अदर नेम अगर अब आप कहेंगे फ्लू और कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हालांकि अलग होता है नॉर्मली, जो राइनो वायरस से होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड जैसे ही कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे जुकाम लगी है कि मुझे फ्लू हुआ है। क्लियर है बेटा? तो आपके इनके दोनों के सिम्टम्स जो है वो दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी कॉमन कोल्ड के नाम से भी जान लेते हो आप। क्लियर है? लेकिन ये जो दोनों वायरस अलग हैं, सिम्टम्स समान होने की वजह से कभी कभी हम इसे कॉमन कोल्ड भी मान लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ है या वायरल हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना वो इसके अंदर अफेक्टेड रहता है, और यहां पर मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस की एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखी है, आप इसको यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, कौन सा ऑर्गन यहां पर अफेक्टेड होता है? तो मैंने कहा देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है यहां पर आपको पूरा कंप्लीट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहां से मैं थोड़ा सा एक डायग्राम में थोड़ा मार्क कर देता हूं। देखो ये यहां से ये पूरा जो पाथ है ना बेटा, ये पूरा पाथ आपके अंदर अफेक्टेड रहता है, इतना इतना। लेकिन याद रखना अंदर की तरफ जो एल्वेलाई होती है वो इससे अफेक्टेड नहीं रहती है। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर ये रेस्पिरेटरी पाथ जो है, श्वसन मार्ग जो है ये अफेक्टेड रहेगा, यहां तक का मामला। इसके आगे जो इन्फेक्शन नहीं बढ़ता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कॉमन कोल्ड फ्लू की बात हम कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं बेटा कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये किस तरीके से फैलता है? तो बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन कोल्ड और फ्लू के फैलने के तरीके सेम होते हैं। जैसे अगर मैं कोई खांस रहा हूं, छींक रहा हूं या मेरी बॉडी फ्लूइड किसी के कांटेक्ट में आ गया है, मैं सेम ब्रीदिंग स्पेस किसी से शेयर कर रहा हूं। सेम ब्रीदिंग स्पेस शेयर करने का मतलब है एक ही कमरे में बिना मास्क के मैं बैठा हूं और आप बैठे हो, मैं इन्फेक्टेड हूं, मैं खांसूंगा, छींकूंगा, बोलूंगा, तो इससे मेरी ड्रॉपलेट्स जो है वो एनवायरमेंट में क्या हो जाएगी बेटा, ओपनली जो है वो घूम रही है, और इसके कांटेक्ट में जस्ट आप आ गए तो आप क्या हो जाएंगे बेटा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है बाय ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल। इसको क्या कहते हैं? जब
मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके एनवायरमेंट में एयर के साथ घुल जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं बेटा, एरोसोल कहलाती हैं। क्लियर है, एरोसोल के द्वारा भी ये फैल सकता है। बाय शेयरिंग ए सेम ब्रीदिंग स्पेस, समान श्वास स्थल के साझे द्वारा, एक ही एरिया में, एक ही कार में बैठ के हम दोनों जा रहे हैं और आपने शीशे बंद कर रखे हैं, तो एक ही सेम कॉमन आप प्लेस क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ब्रीदिंग के लिए। क्लियर है, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं या दूसरे से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बात यहां पर कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, आप सभी को पता है कि भाई जुकाम या नॉर्मल फ्लू होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, आपकी नाक बहने लगती है, गले में खराश हो जाती है, ठीक है, छींकें आने लगेगी, खांसी आने लगेगी और नॉर्मल फीवर होगा, शरीर में टूटन जैसी कुछ कंडीशन आने लगेगी। ये कुछ कंडीशंस इसके अंदर आने लगती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रनी नोज हो गया, इसके अलावा सर फीवर हो गया और सर हेडेक हो गया। क्लियर है, कॉमन से है। और जो सिम्टम्स है देखो, जहां पर आपको सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, वहां मैं आपको जोर लगा के कह दूंगा कि ये सिम्टम्स आपको याद रखने, ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने थोड़े से सिम्टम्स लिख दिए हैं यहाँ पे। क्लियर, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा कि देखो इस बीमारी में आपको सिम्टम्स याद रखना ही है, जरूरी है, मैंडेटरी है, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन से सिम्टम्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो आप इनको याद रखें नहीं रखें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेजल कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाती है ना नॉर्मली, ठीक है, कफ है, खांसी और वीकनेस, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं आपके नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के। क्लियर है, तो हम कहें कि डायग्नोसिस, देखो वैसे तो कौन ही कराता है यार, फ्लू का और वायरल का डायग्नोसिस कौन ही कराता है। क्लियर है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, रैपिड फ्लू टेस्ट। और मैंने आपको एक क्लास के अंदर कहा था, जब नॉर्मली मैं एड्स के बारे में आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा था कि दुनिया की कोई भी वायरल डिजीज, कोई भी वायरस से होने वाली जो बीमारी है, वायरस से होने वाली दुनिया की हर बीमारी में हम RT-PCR करवा लेते हैं, जो कि आपने कोरोना में कराई होगी, एक पूरी डंडी सी नाक में डाली होगी, आपके गले तक डाली होगी, है ना, ऐसा बड़ा ही दर्दनाक होता है यार वो, ठीक है, बड़ा गंदा एक्सपीरियंस होता है अपने आप में। तो आप क्या कहें कि सर मुझे तो बहुत डर लगता है यार कोरोना को टेस्ट कराने में, नासोफेरेंजियल जो स्वैब लेते हैं, एक डंडी है उस पर रुई लगी रहती है, देन वो घोंची करता रहता है नाक में यार, वो बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है ऐसा, ठीक है बेटा। उसी में क्या होता है, वो RT-PCR है। तो दुनिया की हर एक वायरल डिजीज जो है ना बेटा, उसके अंदर RT-PCR करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक नासोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट, ये वही है जो कोरोना के अंदर वो डंडी डाल के चेक करते हैं बेटा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नासोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं वो। तो आप जो डंडी से यूज करते हो ना, वो नासोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है अंदर से। क्लियर है बेटा, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो आप कहोगे कि सर टेस्ट के लिए हम क्या करें, तो RT-PCR करा लो, नासोफेरेंजियल टेस्ट करा लो। क्लियर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, कोरोना है या क्या है, कौन सा वायरल इंफेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए एंटीवायरल बेटा, इसकी कोई भी दवा आज तक दुनिया में बनी नहीं है। देखो वायरल डिजीज 99% जो वायरल डिजीज होती है ना, इनकी दवाइयां हमारे पास होती नहीं है, देखो साफ सी बात है। फिर क्या करें सर, ये दवाइयां क्यों लेते हैं हम कॉमन कोल्ड की बेटा, वो आप एसिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए लेते हो कि उससे जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उन सिम्टम्स को दबा दिया जाए। जैसे मेरे नाक बह रहे हैं तो मैंने सिट्रीजन ले लिया, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सिट्रीजन ले लिया, मोंटेल्यूकास्ट ले लिया, मुझे बुखार हो रही तो पैरासिटामोल ले लिया। क्लियर है, मेरे को थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, एजिथ्रोमाइसिन दे देता है मुझे। तो ये सब चीजें उन सिम्टम्स को दबाने के लिए है, ना कि उस बीमारी को ठीक करने के लिए है। तो ये कुछ दवाइयां एंटीवायरल के रूप में आपको दी जा रही है, ठीक है, पैरामीविर है, जैनामिविर है और ऑसेल्टामिविर है। ये जो है ना, ये नॉर्मल सी आपकी एंटीवायरल होती है। ये एंटीवायरल वैसे दी नहीं जाती है नॉर्मली इस ट्रीटमेंट में, ठीक है। नॉर्मल आप जो है एसिम्प्टोमेटिक रिलीफ में है ना, 4-5 से 6-7 दिन तक आप प्रॉपर थोड़े से परेशान होंगे। उसके बाद ये जो वायरल इंफेक्शन है वो अपने आप धीमे धीमे अपनी बॉडी क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है, आप ठीक हो जाते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए इन्फ्लुएंजा के लिए देखो एक छोटी सी एक वैक्सीन भी हमने बता रखी है यहाँ पे, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है IIV इसके नाम से इसको जानते हैं, और लाइव एटेन्यूएटेड जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है LAIV, ठीक है। ये जो वैक्सीन है यहाँ पर, ये वैक्सीन नॉर्मली हमारे इंडिया में नहीं लगाई जाती है, ठीक है। क्यों नहीं लगाई जाती, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ना कि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट है। कितने वेरिएंट है, ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा हो गया। अब हम थोड़ी सी कंफ्यूजन में देना कि यार ये पहले हमने कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवा लिया, अब क्या ये ओमिक्रॉन पे काम करेगा नहीं करेगा। तो आपके आसपास है ना बहुत सारे इन्फ्लुएंजा के वायरस के वेरिएंट होते हैं। अब एक वायरस के लिए आपने वैक्सीन तो ले ली, लेकिन अब हजारों वैक्सीन है, अब कितनी हजारों वेरिएंट है, कितनों के लिए आप वैक्सीन लेंगे। इसलिए नॉर्मली हम क्या है, इन्फ्लुएंजा और इतना ज्यादा घातक भी नहीं, उतना ज्यादा फैटल भी नहीं होता, तो वैक्सीन लेने की रिक्वायरमेंट हमको पड़ती नहीं है। क्लियर है, फिर भी नाम तो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा मीजल्स। मीजल्स जो है ना बेटा, मीजल्स इसको आप खसरे के नाम से भी जानते हो, और ये मेनली अफेक्टेड कौन होते हैं, मेनली अफेक्टेड बच्चे होते हैं। तो हम बोलेंगे सर आज के टाइम एडल्ट फेज के अंदर हमारे अंदर मीजल्स या खसरा होने के चांसेस कितने हैं, तो आप कहोगे नहीं सर अभी हमारे अंदर खसरा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे तो देखो एक तो हम वैक्सीनेटेड हैं कि हमने बचपन में ना मीजल्स या खसरे का कोई ना कोई वैक्सीन लगवा लिया होगा। अभी इन दिनों में लगभग देखो जो 1995 1995 के आसपास जो पैदा हुए ना, उसके बाद जो पैदा हुए उनमें अक्सर है ना जो ये मैंडेटरी हो गया था कि भाई हाँ वैक्सीन से लगवानी है। आपके स्कूल में भी कैंप लगे होंगे वैक्सीनेशन के, आप छोटे थे जब 2 बूंद जिंदगी की आपने पी होगी, उसके बाद बहुत सारे वैक्सीन लगवाए होंगे आपने। तो ये
जो वैक्सीन है ये लग गए हैं, इसका जो है इम्यूनिटी हमारे अंदर होता है नॉर्मली। तो बहुत ही जो गरीब लोग हैं कि भाई यार नहीं मिला यार, उन्हें वैक्सीन ही नहीं मिली और वो जागरूक नहीं है ऐसे, ठीक है, अवेयर नहीं इन सब चीजों के लिए, उनके अंदर ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मेनली कौन अफेक्टेड रहेगा बेटा? बच्चे अफेक्टेड रहेंगे। तो मैंने कहा मीजल्स, इसको खसरा कह देते हो। मीजल्स इज ए हाईली कंटेजियस सीरियस डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस। खसरा एक अत्यंत संक्रामक और गंभीर बीमारी है जो कि वायरस के थ्रू होती है। इसके वायरस का नाम अगर हम देखें, यहां पर देखो ये मीजल्स से पीड़ित बच्चा हमने यहां पर दिखाया है। तो नेक्स्ट हम इसके मीजल्स के इस वायरस की अगर बात करें तो इस वायरस का जो नाम है बेटा रूबियोला वायरस कहते हैं। इसे नॉर्मली क्या कहते हैं बेटा? रूबियोला वायरस कहते हैं, या फिर कभी कभी मीजल वायरस भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वायरस के स्ट्रक्चर यहां पर हमने दिखाई है। जो मीजल वायरस है ये मेल खाता है ना थोड़ा थोड़ा कोरोना से, ठीक है, कोरोना वायरस से। तो इसके ऊपर भी कुछ ऐसे टेंटिकल्स या कुछ ऐसे ऊपर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती हैं। इनको स्पाइक प्रोटीन्स कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? स्पाइक प्रोटीन्स कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अदर नेम ऑफ मीजल्स, इसको रूबियोला भी आप नाम दे देते हैं, रूबियोला वायरस भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा ऑर्गन अफेक्टेड इन मीजल्स। तो आप कहेंगे सर कौन से ऑर्गन, आप जब मीजल्स होता है, जब आप छोटे बच्चे थे, मान लो कि गलती से आपको मीजल्स हो गया, आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो है इससे अफेक्टेड रहता था? तो आपने कहा कि सर मीजल्स के लिए लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं आपकी बॉडी में, देखो लसीका ऊतक होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे गले के आसपास टॉन्सिल्स हो गए हैं, इसके आपने आर्म पिट के पास में हो गए हैं, जननांगों के पास हो गए हैं, क्लियर। ऐसे कुछ क्या होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन सबसे ज्यादा गले के आसपास जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा? लिम्फेटिक ऑर्गन माने जाते हैं। तो ये लिम्फेटिक ऑर्गन, एक थाइमस ग्रंथि होती है, वो भी लिम्फेटिक ऑर्गन में आता है, लसीका अंग इनको आप हिंदी में कह देते हो। ये ऑर्गन सबसे पहले अफेक्टेड आते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि सर लसीका ऊतक हो गया, और दूसरा स्किन के ऊपर आपका ना कुछ रैशेज होने लगते हैं, रेड कलर के चकते होने लगते हैं, रेड और पिंक कलर के रैशेज होने लगते हैं गले के आसपास और छाती के आसपास। ये इसके सिम्टम्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो अफेक्टेड ऑर्गन मैंने क्या बता दिया बेटा आपको? स्किन बता दी, और क्या बता दिया? लिम्फेटिक ऑर्गन्स हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने की क्या रखता है? ताकत रखता है भैया। अगर मेरे अंदर क्या है? खसरा है, तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा? खसरा। तो चलो लेट्स सी कि देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है बेटा इसका। तो हमने कहा स्प्रेड्स पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है? ये फैल सकता है। मैंने कहा बाय ड्रॉपलेट्स, एरोसोल के द्वारा भी फैल जाता है, जैसे मैं खांस रहा हूं या छींक रहा हूं, उस दौरान भी आप क्या कर सकते हैं कि ये फैल सकता है, ठीक है। बाय शेयरिंग सेम ब्रीदिंग स्पेस, एक ही बच्चे के साथ आप अगर कोई सेम कॉमन जो है श्वास स्थल, अगर आप उभयनिष्ठ जो आप मार्ग ऐसा यूज कर रहे हैं, कोई जगह यूज कर रहे हैं, ऐसा कॉमन स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कमरा है, कार है, ऐसी कोई जगह यूज कर रहे हैं जहां पर वो पैक्ड है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं बन पा रही है, उस दौरान आप क्या कर सकते हैं? इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बेटा? 10 से 14 दिन हो सकता है कि अगर आज मेरे अंदर इसका वायरस आ गया तो 10 से 14 दिन बाद मेरे अंदर क्या आ सकते हैं? सिम्टम्स आ सकते हैं। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड या आवर्ती काल का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी वायरस या पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर आया है, मेरी बॉडी में एंटर करने से लेकर और उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे तब तक का जो समय है, तब तक का जो काल है, वो आवर्ती काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्लियर है बेटा? तो मैंने कहा कितना हो सकता है? 10 से 14 दिन हो सकता है। सबसे पहले बच्चे में हाई ग्रेड फीवर होगा, पहले फीवर हो गया, उसके बाद नाक बहने लगेगी, आंखों में जलन होने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, वाटरी आईज हो गई, ठीक है, स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स इन द माउथ, चेहरे पर सफेद चकते होने लगते हैं, आसपास गले के आसपास और ये माउथ चीक्स के आसपास यहां पर पहले चकते होने लगते हैं। इसके बाद ये खांसी है, स्नीजिंग है, बॉडी एक शरीर में दर्द, और उसके बाद ये जो व्हाइट कलर के चकते हैं वो रेड कलर के चकतों में बदल जाते हैं बेटा। जैसे घमोरियां होती है ना, पहले घमोरियां होती है व्हाइट कलर की, जिनको फोड़ के पानी निकाला करते थे बचपन में, गर्मी में हो जाती थी पीछे घमोरियां, हमारे मारवाड़ी में उसको अड़ाई कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो वो जो है वैसे कुछ चकते आपके गर्दन के आसपास होने लगते हैं और वही चकते आगे रेड कलर के चकतों में बदल जाते हैं, रेड रैशेस में बदल जाते हैं। ये इनके सिम्टम्स होते हैं बेटा, ठीक है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो देखो वापस से मैंने कहा था ना, यहां पर पीसीआर वापस से आएगा, देखो ये आ गया पीसीआर, ठीक है। तो हर वायरल डिजीज में आपको देखना पड़ेगा। दूसरा बेटा आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है और दूसरा ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। आईजीएम और आईजीजी दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो हम इम्यून सिस्टम में आपको समझाएंगे। इम्यूनिटी आपके एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में भी है ये इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा नामक एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में कितने टाइप की होती है। आपकी बॉडी के अंदर देखो काफी सारी एंटीबॉडीज होती हैं, उन एंटीबॉडीज में से दो एंटीबॉडी है आईजीएम और आईजीजी। तो इनके कंटेंट को चेक किया जाता है, उसको
आप कह देते हैं आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। इस कंटेंट को कैसे चेक करते हैं वो इम्यून सिस्टम में आपको बताऊंगा। और ये आईजीएम ये है इम्यूनोग्लोबुलिन मेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, जी का मतलब गामा और एम का मतलब मेगा है, यहां से क्लियर है बेटा। तो ट्रीटमेंट, नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, यहां पर इसका कोई भी अवेलेबल नहीं है आज तक हमारे पास में, ना तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एसिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए थोड़ी बहुत दवाएं हम दे देते हैं, लेकिन खास बात यह है इसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये नॉर्मल सारी देखो ह्यूमिडिफाई एयर है, ठीक है, नम वायु है, आपको दी जाती है ताकि आपको खांसी वगैरह ना आए, ऐसा रेगुलर बेसिस पर जो है खांसी चलती रहती है। इसलिए जैसा आपने स्टीम लेते हो ना, आप नॉर्मली स्टीमर से स्टीम लेते हो, तो स्टीमर जो है, स्टीमर के थ्रू ह्यूमिडिफायर आपको एयर दी जाती है, विटामिन ए के सप्लीमेंट आपको दिए जाते हैं, क्लियर है। ये इनमें से कोई भी दवा नहीं है, ये अपने एसिम्प्टोमेटिक रिलीफ कहते हो आप इनको, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके वैक्सीन की। तो मैंने कहा था इसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी जो वैक्सीन होती है ना बेटा 3 बीमारियों में काम आती है, ठीक है। इस वैक्सीन को कहा जाता है MMR वैक्सीन, मीजल्स, मम्स और रूबेला। तो ये मीजल, मम्स और रूबेला ये 3 बीमारियों के अंदर काम आती है। तो जब मैं मम्स आपको पढ़ाऊंगा, मम्स गर्ल्स हुआ जब आपको पढ़ाऊंगा, तब ये वैक्सीन और वापस से आएगी। तो MMRV या MMR वैक्सीन जो है इसको कहा जाता है। MMRV वैक्सीन मीजल्स, मम्स, रूबेला एंड चिकन पॉक्स के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। अभी रिसेंटली डेवलप की गई वैक्सीन है ये MMRV, ठीक है, ये MMRV। और ये MMR जो है, MMR वैक्सीन जो मीजल, मम्स और रूबेला के लिए क्या है, आप काम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रूबियोला या रूबेला, इसको नाम कह सकते हैं। रूबेला इज ए कंटेजियस वायरल इंफेक्शन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, ठीक है। लगभग 12, 13, 14 साल के बच्चों तक है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मेनली जो अफेक्टेड होते हैं बेटा जो है चाइल्ड होंगे, क्लियर है, बच्चे जो है मेनली अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन अगर आप कभी कभार आप 13, 14 साल तक के बच्चों में भी आप इनको देख सकते हो, क्लियर है बेटा। तो मैंने कहा रूबेला एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो कि बच्चों तथा युवा वयस्कों में भी सबसे अधिक देखा गया है, क्लियर है। नेक्स्ट सबसे पहली बात इसके पैथोजन की हम करें तो मैंने कहा था रूबेला वायरस, ठीक है, ये रहा रूबेला वायरस। और रूबेला वायरस की स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर देखने को मिल जाती है। मैंने कहा था रूबेला और जो मीजल्स है वो सेम ही होते हैं, ठीक है बेटा, दोनों सेम ही है, लेकिन क्लास अलग अलग है दोनों की, क्लियर है, क्लास अलग अलग है। तो इसको देखो जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको 3 डे मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स यहां पर आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जर्मन मीजल्स या आप 3 डे मीजल्स भी आप इसको नाम दे देते हैं, क्लियर है। सिम्टम्स आप देख लो, मैंने कहा था कि आपका जो अपर बॉडी पार्ट होता है ना बेटा, अपर बॉडी पार्ट के अंदर मैंने कहा था चीक्स के आसपास, गले के आसपास आपको रेड कलर के रेशेस देखने को मिल रहे थे मीजल्स के अंदर। एज इट इज इसके अंदर भी आपको देखो गले के आसपास आपको रेड कलर के रेशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने कहा था रूबेला, जो मीजल्स आपको कहा गया था, रूबेला और मीजल्स दोनों के अंदर स्किन के ऊपर रेशेस हो जाएंगे, और आपके लिम्फ नोड जो हैं, जो गले में टॉन्सिल्स हैं, आर्म पिट्स जो है, जिनको आप नॉर्मली आपकी रीजनल लैंग्वेज में कांख कह देते हो, आर्म पिट्स जो है, ठीक है, आर्म पिट्स के अंदर भी लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जो है मेनली अफेक्टेड रहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण की विधि। अब संचरण जो है जैसे बिल्कुल मीजल्स फैल रहा था, हाईली कंटेजियस होता है बेटा, अगर खांसूंगा तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, छींकूंगा तो आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बाय ड्रॉपलेट्स, मेरी बॉडी से जो भी बूंदे निकल रही है, मेरी बॉडी से जो भी लिक्विड निकल रहा है बेटा, ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में फ्लूइड निकल रहा है, उसके कांटेक्ट में कोई भी पर्सन आ गया है, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने कहा सर ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट्स एंड एयरोसोल। एयरोसोल का मतलब है जो ड्रॉपलेट्स एनवायरमेंट में आ गई है, ठीक है। बाय शेयरिंग सेम ब्रीदिंग स्पेस, समान श्वास स्थल के साझे करने से भी क्या हो सकता है, ये फैल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स देखो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक का हो सकता है। अगर मेरे अंदर वायरस आ जाया तो हो सकता है कि 7 दिन तक मैं ठीक रहूं, 7 दिन के बाद मैं बीमार हो जाऊं, क्लियर है बेटा। तो हमने कहा रनी नोज है, ठीक है, बहती हुई नाक है, फीवर, सिरदर्द हो गया है, बॉडी में थोड़ी सी खुजली होने लगती है, रैशेस के अंदर खुजली होने लगती है। इसके अलावा नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, गुलाबी या लाल चकते हैं, पहले व्हाइट कलर के चकते होंगे वह गुलाबी या लाल में बदल जाएंगे। उसके बाद वीकनेस, कमजोरी तो है ही, और उसके अलावा सूजी हुई लसी का ग्रंथि, बेटा गले के आसपास जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं ये सूज जाते हैं, ये कांखों के आसपास जो आर्मपिट्स होती हैं इनके आसपास जो ये ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो आपके लसी का ग्रंथियां जिनको आप कह सकते हैं, जैसे थाइमस हो गया, और यहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है बेटा, सूजन आ जाती है, क्लियर है। तो ये सूज जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस अगेन देखो वही आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, और वही पीसीआर हो गया, ठीक है, अगेन वही सारी चीजें आ रही है। तो जहां पर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं स्टार मार्क नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो जहां पर आप इन बीमारियों के अंदर सिर्फ पैथोजन भी अगर याद रख लोगे और इन
की वैक्सीन भी अगर याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? जहां पर जो चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली होगी मैं अपने आप स्टार मार्क कर दूंगा। अभी तक मैंने एक पेन भी यूज नहीं किया है। क्लियर है? ये पेन भी यूज नहीं किया क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन है। आपको अभी तक सिर्फ एक MMR वैक्सीन याद रखनी है और इनके पैथोजेंस याद रखने, इनका कोई भी सिम्टम्स याद ना रखें तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है बेटा? लेकिन ये जनरल एक इंफॉर्मेशन के लिए कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब आप नॉलेज लेते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार अभी जैसे मैंने ये सारे सिम्टम्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ पैथोजन पढ़ा दूंगा, तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि सर यार इन्होंने तो मतलब मैटर करवाया ही नहीं और घास कटवा दी, बस एक एक इतनी इतनी सी चीजें आपने पढ़ाई है। तो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कि भाई हाँ आपको पता होना चाहिए कि मीजल्स के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, वैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, डेली लाइफ में भी काम आ जाता है कि मीजल खसरा क्या होता है ना, खसरे का टीका क्या क्या होता है किस तरीके से ना, तो ये सारी चीजें, इसलिए मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां पर रखी है। ये ट्रीटमेंट तो इनका भी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? तो मैक्सिमम जितनी भी वायरल डिजीज हम पढ़ेंगे ना, देखना मैक्सिमम वायरल डिजीज में हम क्या लिखेंगे कि नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, हमारे पास कोई भी इसका इलाज अभी तक संभव नहीं हुआ है। ठीक है? इलाज अभी तक नहीं मिल पाया हमें। क्लियर? मैक्सिमम के अंदर हम यही देखेंगे, देखना अभी। नेक्स्ट इसकी जो वैक्सीन है, अगेन मैंने कहा था थोड़ी देर, मम्स मीजल्स और रूबेला, मम्स मीजल्स और रूबेला। ठीक है? तो MMRV या MMR वैक्सीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैक्सीन आप यहां पर थोड़ी सी अब याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वैक्सीन अगर याद रख लेंगे तो बस इतना बहुत है आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है बेटा मम्स, मम्स या जिसको गलसुआ कहते हैं, मम्स या गलसुआ कह देते हैं। और हमारे यहां मारवाड़ी में, राजस्थानी में इसको पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है बेटा? रीजनल लैंग्वेज में कहा जाता है इसे गलसोडे बोल लेते हैं। गलसोडे बोलते हैं, मतलब आपके जैसे गर्दन के आसपास यहां जहां टॉन्सिल्स होते हैं ना बेटा, ये यहां से सूज जाता है, बहुत सूज जाता है, ना तो जबड़ा खुलता है ना बंद होता है ना बोला जाता है, और बहुत दर्दनाक होता है। ये बच्चों में अक्सर होता है, बड़ों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। बच्चे होंगे यहां से रेडनेस, पूरा का पूरा गला लाल हो जाएगा, जबड़ा भी लाल हो जाएगा, और इसके अलावा यहां पर क्या होता है बेटा? सूजन आ जाती है। किसमें सूजन आ जाती है बेटा? आपके जो भी पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, आपने नाम सुना हो पैरोटिड, कभी सलाइवरी ग्लैंड का नाम सुना हो आपने, लार ग्रंथियों का नाम सुना हो, तो पैरोटिड ग्लैंड जो आपके यहां पर जो ग्लैंड होती है कान के आसपास होती है बेटा, और इनके अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपका जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा, वो यहां मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ना खाया जाता है ना बोला जाता है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा? तो देखो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पर, ठीक है, ये बच्चे के जो है गाल के आसपास, ये जो जबड़ा है, जबड़े के पास यहां पर होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। क्या होती है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड होती है, जिसको आप हिंदी में क्या कह देते हैं? कर्णमूल ग्रंथि कह देते हैं। कर्णमूल, कर्ण का मतलब है आपका कान, और मूल का मतलब जड़, कान के जस्ट नीचे, कानों के रूट के पास है ना, कान की जड़ के पास, ऐसा मान लो, कर्णमूल ग्रंथियां। क्लियर है? ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो हम क्या कहें कि इसका वायरस जो है, इसके वायरस को हम कह सकते हैं, इसके पैथोजन को हम कह सकते हैं पैरामिक्सो वायरस। क्या कहा जाता है बेटा? पैरामिक्सो वायरस कहा जाता है। अदर नेम ऑफ मम्स तो एपिडेमिक पैरोटाइटिस भी किसको कहा जाता है बेटा? पैरोटाइटिस का मतलब क्या होता है बेटा? पैरोटाइटिस का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। एक शब्द आपको कहीं भी देखने को मिले, इसका नाम आपको याद रखना है। तो देखो कहीं भी आपको पूरी बीमारियों में एक शब्द देखने को मिले, आइटिस। आइटिस अगर कहीं भी देखने को मिल रहा है, ये आइटिस, आइटिस का मतलब होता है बेटा सूजन। क्या होता है बेटा? सूजन। और मैंने कहा पैरोटाइटिस, पैरो कहां से निकला है? पैरो निकला है पैरोटिड ग्लैंड से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पैरोटिड ग्लैंड का मतलब होता है कर्णमूल ग्रंथियां, जो कि एक सलाइवरी ग्लैंड है, जो अपने आप में क्या होती है बेटा? एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है? एक लार ग्रंथि होती है। तो पैरोटाइटिस का मतलब है कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि, उसमें क्या आ गई है? सूजन आ गई। आइटिस देखो पीछे लिखा हुआ है आइटिस, समझ में आ गया? तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो कहीं भी आइटिस देखने को मिले, इसका मतलब क्या हो रहा है? सूजन है। देखो ये रही आपकी, ये कान है बेटा, और कान के जस्ट पास में ये कौन सी ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है? ये है आपके सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, और ये भी सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी सलाइवरी ग्लैंड है, और ये भी सलाइवरी ग्लैंड है। क्लियर है बेटा? तो ये सलाइवर, आपके अंदर कितनी ग्रंथियां होती हैं? 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। कान के पास पैरोटिड होती है, आपके जबड़े के जस्ट निचले वाले जबड़े के पास होता है सबमैंडिबुलर, और एक जीभ के जस्ट नीचे होती है जिसे सबलिंगुअल कहते हैं। अधोजिह्वा, अधोमैंडिबुलर और कर्णमूल ग्रंथियां इनको हिंदी में कहा जाता है। तो कर्णमूल ग्रंथियां जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, इनके अंदर सूजन आ जाती है यहां पर। तो देखो ये वाली जो ग्लैंड है ना बेटा, इसके अंदर यहां पर आपको सूजन देखने को मिल जाती है। तो हमने क्या लिखा बेटा कि मम्स के अंदर गलसुआ या गलसोडा, जिसको आप आपके रीजनल लैंग्वेज में गलसोडा कह देते हैं,
तो आप कहें उसके अंदर कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्टेड रहेगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर सलाइवरी ग्लैंड यहां पर क्या रहती है, प्रभावित रहती है। नेक्स्ट हम बात कर ले सर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण की विधि। तो संचरण क्या करता है बेटा, संचरण मतलब कैसे होता है, तो एग्जैक्ट जैसे हम अभी तक सारी की सारी बीमारियां देखते हुए आए, बाय शेयरिंग सेम ब्रीदिंग स्पेस हो गया, या ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो गया, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट आप गले मिल गए या आप किसी को टच कर रहे हो, उस दौरान भी आपके अंदर क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन मेनली बच्चों के अंदर होता है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स देखो बेटा, वही सबसे पहले कोई भी वायरल इंफेक्शन होगा तो सबसे पहले बुखार होगा। जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है ना बेटा, तो आपकी बॉडी अलार्म बजाती है कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और वो अलार्म अपने आप में बुखार होता है। तो बुखार होने का मतलब आपके अंदर कोई ना कोई क्या हो गया बेटा, इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने कहा हाई ग्रेड फीवर हो गया है, वीकनेस, कमजोरी, बॉडी एक शरीर दर्द, तो फर्जी से जो है सिम्टम्स है। ठीक है। स्वेलन जॉ, सूजा हुआ जबड़ा, इसका मेन क्या होता है बेटा, सिम्टम होता है। तो अगर आपसे पूछे गल्स हुआ या मम्स का जो मेन आप अगर सिम्टम्स पूछे, कोई कैरेक्टरिस्टिक इससे पूछे, तो आप क्या कहेंगे, स्वेलन जॉ। ठीक है। तो सूजा हुआ जबड़ा, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन वाइल ईटिंग, खाते समय दर्द। अब खाते समय तो दर्द होगा ही ना यार, जाहिर सी बात है कि आपके जो जबड़े खुलेंगे ही नहीं, आपके जबड़े लॉक हो जाते हैं एक तरीके से, यहाँ पे ना सूज गया है, तो आप जो है जबड़े का मूवमेंट क्या हो जाता है बेटा, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे अगर डायग्नोसिस पूछा जाए तो सलाइवा टेस्ट आपसे किया जाता है, क्योंकि सलाइवा टेस्ट, सलाइवा कहां से रिलीज होगी बेटा, पैरोटिड ग्लैंड से, और पैरोटिड इंफेक्शन के कारण वो सूज गई है, तो वहां पर वो वायरस आपको देखने को मिलेगा। तो सलाइवा के साथ ये वायरस बाहर आएगा, और वायरस का अगर टेस्ट करना है तो सलाइवा को आप जांच लीजिए, आपको इसके अंदर वायरस मिल जाएगा। आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट कर लेंगे, और इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन और आरटीपीसीआर भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज नो सो, ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में इतना खास। तो ट्रीटमेंट, नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, प्रॉपर रेस्ट लो, पेन किलर फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। मैंने कहा था ना बेटा, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल बुखार के लिए पैरासिटामोल दे देते हैं, ठीक है, दर्द वर्द के लिए पेन किलर दे देते हैं। इसकी आज तक हमारे पास कोई दवा नहीं है, लेकिन हमारे पास इसकी वैक्सीन है, जो वैक्सीन शायद मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं, MMRV और MMR वैक्सीन। क्लियर है बेटा। तो मीजल्स, मम्स और रुबेला, मीजल्स, मम्स और रुबेला और चिकन पॉक्स के लिए यूज की जाती है। क्लियर है बेटा। ये चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट चिकन पॉक्स आ जाती है। चिकन पॉक्स, इसको आप माता के नाम से भी जानते हो, बोलते हैं ना माता निकल गई, माता निकल गई, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है पूरी बॉडी पर, और निशान भी हो जाते हैं आपके बहुत सारे। बड़ा बचपन में बड़ा डर लगता था कि पूरा चेहरा खराब हो जाएगा यार इससे। ठीक है। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि एक बार होता है और उसके बाद नहीं होता फिर। क्लियर है बेटा। फिर जिंदगी में नहीं होगा। फिर कुछ बच्चे बोलते नहीं सर हमें तो 2 बार भी हुआ है। बेटा इट्स ओके, ये 2 बार हो सकता है। ठीक है। ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आदमियों में 2 बार नहीं हो सकता। एक बार जब होता है, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा कि कोरोना एक बार हो गया, कोरोना होने के बाद 3 महीने बाद तक आपको कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडीज आपके अंदर बन चुकी हैं। तो जब चिकन पॉक्स आपके अंदर होता है, तो चिकन पॉक्स होने के बाद आपके अंदर क्या बन जाती है, परमानेंट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। कुछ एंटीबॉडीज परमानेंट होती हैं, कुछ एंटीबॉडीज परमानेंट नहीं होती। लाइक जो कोरोना से बनने वाली एंटीबॉडीज हैं, ये परमानेंट नहीं है, 3 महीने तक चलेंगी, उसके बाद एंटीबॉडी डैमेज होने लगती है। क्लियर है। लेकिन चिकन पॉक्स की जो एंटीबॉडीज बन गई हैं वो लाइफ टाइम एंटीबॉडीज हैं। क्लियर है। वो लाइफ टाइम, तो एक बार आपको बीमार, आप अगर चिकन पॉक्स से पीड़ित हो गए हैं तो उसके बाद फिर आपको मैक्सिमम टाइम पे आपको चिकन पॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई रेयर कंडीशन के अंदर आपको वापस चिकन पॉक्स हो सकता है। क्लियर है। तो चिकन पॉक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज फीवर एंड itchy rashes with spot all over the body। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है जिसके ऊपर आपको ना एक खुजली वाले, जिसमें खुजली भी चलती है ना, रेशेस जो होते हैं, रेशेस के अंदर खुजली चलती है और आप इसे खुजा ले लेते हैं, और खुजाने के बाद वो जो पस्ट्यूल या फुंसी जो है फूटी है, उससे जो लिक्विड या फ्लूइड निकला है, और वो जहां पर लगेगा वहां पर एक नई फुंसी निकल के आएगी, नया पस्ट्यूल बन जाएगा। क्लियर है। तो ये कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके के रैशेस जो आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ये तो मैंने बहुत कम बनाए हैं बेटा। ठीक है। अपर बॉडी पार्ट के ऊपर तो पूरा अपर बॉडी पार्ट ढक जाता है इससे। क्लियर है। तो ये नॉर्मली आपको दिखाने के लिए ऐसा कुछ देखो आप चिकन पॉक्स का। अगर हम यहां पर कहें कि इसके वायरस या पैथोजन की अगर हम बात करें, तो बेटा इसको वेरिसेला जोस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वेरिसेला जोस्टर इसको नाम दिया जाता है। और इस वायरस की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, जो कि आपके बिल्कुल काम की नहीं है। चिकन पॉक्स को बेटा बड़ी माता के नाम से भी जानते हो आप। किस नाम से जाना जाता है बेटा? बड़ी माता या वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ आपसे पूछ लेगा वेरिसेला, तो वेरिसेला का मतलब भी क्या होता है? चिकन पॉक्स, या फिर इसे बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बेटा। बड़ी माता जो है ये अपने आप में कम घातक होती है। एक होती है छोटी माता, जिसको हम पॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम चेचक के नाम से जानते हैं। वो जो छोटी माता है, वो छोटी माता ज्यादा क्या होती है? घातक होती है, उसको स्मॉल पॉक्स हुए। ठीक है। तो नेक्स्ट
तो अफेक्टेड ऑर्गन बेटा, अफेक्टेड ऑर्गन में आप सीधी सी बात है यार, पूरे के पूरे ऑर्गन आपकी पूरी की पूरी स्किन के ऊपर रैशेज होने लगते हैं। तो प्राइमरी स्टेज पर या इनिशियल स्टेज पर आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो स्किन है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो मैंने कहा स्किन जो लेयर है आपकी, जो आपको देखो मैं यहाँ पर पूरा जो डर्मा का जो पूरा मामला आपको बता रहा हूँ कि ये ऊपर जो है एपिडर्मिस देख लो, यहाँ पर जो स्किन की सरफेस है इसके ऊपर ये ब्लिस्टर जो है, ये ब्लिस्टर मवाद से भर जाते हैं, फ्लूइड से भर जाते हैं। और ये जो फ्लूइड है बेटा, यहाँ से आपकी जो डेड डब्ल्यूबीसी निकलेंगे यहाँ से, फिर ठीक है डेड डब्ल्यूबीसी निकलेंगी, मवाद के रूप में निकलेंगी बाद में। ठीक है, अगर आप इनको पहले फोड़ लेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर निशान छूट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के ऊपर निशान ना छूटे, तो आप इनको हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं और इनको क्या ना करें बेटा, खुरेचे ना। अगर आपने इनको कुचर लिया, खुरेच दिया इनको, तो ये जो फ्लूइड है ये पहले निकल जाएगा, इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है कि जहां से ये निकला है बेटा, वहां पर जो स्किन है वो प्रॉपर्ली उतना रिफॉर्म नहीं हो पाती है, तो वहां पर जो है दाग वगैरह रह जाते हैं। तो चिकन पॉक्स के अंदर दाग वगैरह नहीं रहते हैं, आप अगर उनको ना छेड़े तो ठीक है बेटा, वरना 2 से 3 महीनों में आप आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल वगैरह यूज करेंगे आप, तो आपके जो है शरीर से ये दाग चले जाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। अगर मेरे लार के कांटेक्ट में मेरा कंगा किसी ने यूज कर लिया, मेरा टॉवल किसी ने यूज कर लिया, मैंने किसी को छू लिया है, अगर मैंने कुचर के अगर वो फ्लूइड मेरे हाथों पे लगा हुआ किसी के कांटेक्ट में आ गया हूं मैं, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, इन्फेक्ट कर दूंगा। क्लियर है बेटा। बाय शेयरिंग सेम ब्रीदिंग स्पेस, मैं एक ही कमरे के अंदर बैठे हैं तो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है। बाय शेयरिंग सेम थिंग्स, अगर समान वस्तुओं का उपयोग करने पर भी आप फैल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कंगा वगैरह डेली बेसिस पर नेल कटर वगैरह आपने ऐसा यूज कर लिया है, तो आप भी क्या हो जाएंगे बेटा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले छाले निकलते हैं, ब्लिस्टर्स, और वो पानी के भर जाते हैं, और वो किस में बदल जाते हैं बेटा, रेड रैशेज में बदल जाते हैं। उसके बाद फीवर है, कफ है, क्लियर शरीर में दर्द होना, ठीक है, हेडेक होना, बॉडी इचिंग, शरीर पर खुजली चलना, ये इसके नॉर्मल क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। तो रेड रैशेज होना, लाल चकत्ते होना अपने आप में इसका लिए की सिम्टम्स होता है, जिससे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। क्लियर है बेटा। हम क्या कहें डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस हम एक बहुत अच्छा हमारे पास में है, पीसीआर ब्लड टेस्ट हो गया, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, तो मेनली हम वापस वही पीसीआर देख रहे हैं हम टोटल। और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हम इंडियंस के पास में है, वो भी झाड़ा। आपने देखा होगा माता जो है, छोटी माता बड़ी माता जब होती है, आप छोटी माता तो नहीं होती है लेकिन बड़ी माता निकलती है, तो माता के लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है, और इसके अलावा पीलिया के लिए हमारे पास में बहुत झाड़े वाले ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो झाड़ों से तो ये ठीक होता है नहीं होता, लेकिन हमारे पास इसके एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, सर दवाई लेते हैं इसमें? हाँ बेटा, हम इसको दवाई हम बिल्कुल दवाई लेते हैं। जितनी भी जो वायरल डिजीज होती है ना बेटा, वायरल डिजीज की खास बात ये होती है कि अगर आप उनमें बहुत ज्यादा फ्लूइड लेंगे ना, बहुत ज्यादा तरल पदार्थों का अगर सेवन आप करते हैं, तो वायरस का तो मतलब नाश कौन करेगा, फ्लूइड ही करेगा। क्लियर है। अगर आपकी बॉडी में वायरल कंटेंट ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा वायरल कंटेंट को कम करने के लिए, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए आप बहुत ज्यादा क्या करें, फ्लूइड ले। अगर एक्सेस में आप फ्लूइड लेंगे तो वायरल का जो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन जो ग्रोथ, जो वायरल ग्रोथ है, जो वो रुक जाती है। क्लियर है। तो वायरल ग्रोथ को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आप फ्लूइड का इंटेक करें, एक्सेस में फ्लूइड का इंटेक करें, बस यही एक दवा है अपने आप में। और बाकी फिर बॉडी है ना अपने आप, जैसे कोरोना के लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है बेटा, कोरोना के लिए कोई दवा नहीं है, हम सिर्फ क्या ले लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, पैरासिटामोल, ठीक है, आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है, ये सब दवाएं हम ले लेते हैं। ठीक है, इनसे किसी से भी कोरोना नहीं मरता है। कोरोना मरेगा हमारी एंटीबॉडी से, कोरोना हम मारेंगे खुद, हमारा शरीर मारेगा एंटीबॉडी बनाकर, और एंटीबॉडी बनती है 14 दिन में, 14 दिन बाद ही तो नेगेटिव होते हो आप। तो इसी तरीके से ये भी अपने आप में अपने आप ठीक होता है, हमारी बॉडी इसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज बनाने के बाद अपने आप ये ठीक हो जाता है। तो इसकी कोई दवा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बस सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप क्या कर लेते हैं, पैरासिटामोल ले लिए, बुखार को दबाने के लिए, दर्द के लिए, या खुजली को रोकने के लिए, या कुछ और एंटीवायरल आपको हल्की फुल्की दे दी जाती है, जिनसे आपकी जो है वायरल ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन हमने कहा, एक तो वेरिसेला वैक्सीन है, और दूसरी एमएमआरवी वैक्सीन, जो मैं चौथी बार आपको बताने वाला हूं अभी। एमएमआरवी वैक्सीन मीजल्स, मम्स, रुबेला और चिकन पॉक्स के लिए क्या करती है, इफेक्टिव रहती है। ठीक है। अब आता है बेटा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स नाम है इसका, स्मॉल पॉक्स, लेकिन इसको छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो छोटी माता है ना, ये आपकी बड़ी माता, जो पहले वाली हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले अभी, ठीक है, तो उससे, जो इसको आप चिकन पॉक्स कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये स्मॉल पॉक्स। ठीक है बेटा। और किसी टाइम पर इसकी जो आजादी के टाइम के आसपास जो है, इसकी जबरदस्त महामारी आई थी, और चेचक होने का मतलब सीधा होता था मौत। जिसको चेचक हो गया उसकी मौत तय थी। क्लियर है। दुनिया
दुनिया में जो पहला टीका बनाया गया था, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर स्मॉल पॉक्स। जो पहली वैक्सीन थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी। और वो वैक्सीन किसकी थी बेटा? वो स्मॉल पॉक्स की थी। क्लियर है बेटा? तो पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। और किसके लिए बनाई थी बेटा? चेचक के लिए बनाई थी। तो स्मॉल पॉक्स इज अ कंटेजियस डिजीज कॉज्ड बाय ए वायरस। तो चेचक एक वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। क्लियर है बेटा? अगर इसके पैथोजन की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे बेटा चेचक के अंदर और चिकन पॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको हमने पढ़ा था वेरिसेला जोस्टर, और यहां पर पढ़ना है वेरियोला। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ना है बेटा? वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस देखो दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है अपने आप में, ठीक है, होता भी बहुत खतरनाक है। इसे रेड प्लेग के नाम से भी जानते हैं बेटा, रेड प्लेग। ठीक है, जो प्लेग जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, प्लेग के बारे में हम बताएंगे, जिसको काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सेम जैसे यहां पर पूरी बॉडी में लाल कलर के चकते होने लगते हैं, और जब पूरी बॉडी सड़ जाया करती थी यार, मतलब चेचक का मतलब सीधा मौत होता था कि वो मरेगा, 100% मरेगा। इसकी जबरदस्त महामारी आई थी उस टाइम पे। क्लियर है? तो इसका अदर नेम क्या है बेटा? रेड प्लेग है इसका, रेड प्लेग नाम इसका। ठीक है, और यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, आपको आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं इस डायग्राम को देखकर। ये बिल्कुल नॉर्मल सा पॉक्स है, ये बिल्कुल नॉर्मल फोटो लिए मैंने। अगर आप गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर कुछ पॉक्स के कुछ मरीज अगर देख लेंगे गलती से, तो मतलब आपको मतलब वो अगर खाना खाने बैठे हैं तो आप शायद खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक ऑर्गन अफेक्टेड, अगर मैं आपसे पूछूं कि चेचक के अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड रहेगा, कौन से अंग को ये जो है प्रभावित करता है, तो मैंने कहा कि सर ये जो ऑर्गन है वो स्किन है, जिसको ये प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, जो बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अगर मैं किसी को डायरेक्ट छू लूंगा तो उससे भी हो जाएगा। और दूसरी बात, स्प्रेड हो जाता है पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल। तो मेरे खांसने और छींकने और इन सब चीजों से, मेरे बोलने से जो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में आई है, उनके कांटेक्ट में कोई आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स सेम किसकी तरह होते हैं बेटा? चिकन पॉक्स जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, उन छालों में पानी भरता है, और ये छाले परमानेंट स्कार्स आपको देकर जाते हैं। परमानेंट जो घाव है वो देकर जाते हैं, पूरी स्किन के ऊपर चकते बन जाते हैं और परमानेंट चकते रहते हैं बेटा। इनके निशान है वो कभी नहीं जाते हैं। जबकि जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स में परमानेंट स्कार्स आपको नहीं मिलते थे देखने में। ठीक है, जो धब्बे हैं वो इसके कभी जाते ही नहीं है बेटा। क्लियर है? वो तो आदमी बच जाए वो बहुत है बेटा इसमें तो। ठीक है, बाद में तो चलो बचने लग गया था क्योंकि हमारे पास वैक्सीन आ गई थी, लेकिन पहले तो मतलब चेचक का मतलब मौत होता था सीधा सीधा। तो पिंक और रेड कलर के, गुलाबी और लाल कलर के चकते होते हैं बेटा। वीकनेस, वॉमिटिंग है नॉर्मल सी, ठीक है, फीवर है, हेडेक है, बॉडी इचिंग, आपको शरीर पर खुजली आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है? नेम। अब अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की कि किस तरीके से पता लगाया जाएगा, तो वही ब्लड टेस्ट हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है डॉक्टर बाहर से देखकर बता देगा कि आपको क्या हो गया है? चेचक हो गया है। फिजिकल मतलब ये चकते वक्ते देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया है? चेचक हो गया है। IgM और IgG एंटीबॉडी, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है? ये नॉर्मल से इसके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। नेम है। ट्रीटमेंट हमारे पास फिर से कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये सब फर्जी चीजें हैं। ह्यूमिडिफायर एयर दे दिया, विटामिन ए का सप्लीमेंट दे दिया, ये सब चीजें हम बस थोड़ा अपने मन को शांति दे देते हैं और कुछ नहीं। इसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बस इसकी वैक्सीन है, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कहते थे, मेड अप ऑफ लाइव वैक्सीन या वायरस के थ्रू ये बनाई गई थी। लाइव वैक्सीन मतलब जिंदा वायरस हमको दिया गया था, और जिंदा वायरस से हम क्या क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी बना रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो ये जो वैक्सीन है बनाई किसके द्वारा गई थी? एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी। एडवर्ड जेनर, ये दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी, याद रखना, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन। नेक्स्ट बात आती है बेटा पोलियो। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए आप। अब यहां पर हमारा पेन यूज करने का टाइम आ गया है। क्लियर है? यहां पर आपको पेन यूज करना ही पड़ेगा, और ये जो है वो स्टार मार्क आप यहां पर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पोलियो को डील करना है। तो यहां पर मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं बेटा, स्टार मार्क कर देते हैं येलो। ठीक है, पोलियो जो है ना बेटा, पोलियोमाइटिस जो है, पोलियो इज ए हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिजीज दैट लार्जली अफेक्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जो पोलियोमाइलाइटिस जो है बेटा, पोलियो यार, इसको एक दूसरा नाम और दिया जाता है। इसका दूसरा नाम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी होता है। इसका क्या नाम होता है बेटा? इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु, इन्फेंटाइल का मतलब होता है शिशु में होने वाला लकवा, पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा। क्लियर है बेटा? पैर वैर खराब हो जाते हैं ना, इसमें देखो आप, नजर आ रहा होगा
आपको। तो इन्फेंटाइल पैरालिसिस इसको आप नाम दे दे। कितना क्यूट सा बच्चा है, देखो बेचारे की जिंदगी खराब होगी। तो मैंने कहा कि लगभग 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं यार, उनके अंदर सबसे ज्यादा आपको पोलियो देखने को मिलता है। आप में तो नॉर्मली घर वाले थोड़ी जागरूक थे, 2 बूंद जिंदगी की आपको तो घर आकर पिला दी गई होगी, आप स्कूल भी गए होंगे, रोज मतलब टीवी के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा अमिताभ बच्चन का कि इस बार संडे को आना है स्कूल के अंदर, 2 बूंद जिंदगी की पिलाना है ना, समझ में आया? वो खट्टा सा एहसास आप भी आज भी वो टेस्ट याद होगा, आप 2 बूंद जिंदगी का। आपको ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन कहा करते थे उसे आप, ठीक है? उसको पीने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पिलाया जाता था, याद है कुछ वो सारा, ठीक है? ये सारी चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पोलियो के बारे में। पोलियो, सबसे पहले हम इसके पैथोजन की अगर बात करते हैं तो पैथोजन है बेटा पिकोरना वायरस, या फिर इसको बेटा पोलियो वायरस के नाम से भी जानते हैं, या इसे एंटेरिक वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने कहा पिकोरना वायरस, एंटेरिक वायरस या पोलियो वायरस के नाम से भी इनको जानते हैं। देखो अदर नेम अभी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था अदर नेम इसका क्या होगा बेटा, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। तो ये देखो इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से, या नवजात का लकवा भी इसे हम नाम दे देते हैं। क्लियर है बेटा? तो आप इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार मार्क कीजिए और बताइए कि जो है कौन सा ऑर्गन यहां पर प्रभावित होने वाला है। तो कॉमन सेंस अगर अप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस सोचो कि बच्चे के अंदर लकवा आ रहा है, और लकवा किससे रिलेटेड होता है बेटा, लकवा रिलेटेड होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 2 भागों में बटा हुआ है बेटा। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में मिलेगा, लाइक आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन, ये सेंटर में होता है। क्लियर है? बाकी जो पेरिफेरी के अंदर जो सिस्टम होता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस या परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये सबसे पहले आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो मैंने क्या कहा, ऑर्गन अफेक्टेड इन पोलियो, पोलियो में प्रभावित अंग क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, जिसको आप क्या कह देते हैं बेटा, सीएनएस नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, सीएनएस। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहां पर डैमेज हो जाती है। तो अब स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज हो जाने के कारण क्या होगा बेटा, लकवा मार जाता है या पैरालिसिस हो जाता है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है? मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कि एक बच्चे में पोलियो का जो वायरस है वो कैसे जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। तो पहला ऑप्शन होता है बेटा फीकल ओरल रूट, दूसरा होता है बेटा इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, और तीसरा होता है बेटा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं, वाटर के थ्रू भी, गंदा पानी, दूषित भोजन व जल से ये क्या होता है, फैलता है। अब आप कुछ बच्चे समझ रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा फीकल ओरल रूट क्या होता है बेटा। तो फीकल ओरल रूट होने का मैं आपको, अगर आगे डायग्राम होगा तो मैं समझाता हूं कि एग्जैक्ट फीकल ओरल रूट क्या होता है। इधर शायद आपको डायग्राम ये नजर नहीं आ रहा होगा। तो हमने कहा कि फीकल ओरल रूट का मतलब क्या होता है और इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो फीकल ओरल रूट का मतलब होता है, फीकल का मतलब होता है मल, और ओरल का मतलब होता है मुख, मल मुख मार्ग इसको आप कहते हैं। कि अगर मान लो कि मैं कोई 5 साल का बच्चा हूं और मेरे अंदर किसी वजह से कोई पोलियो का वायरस आ गया है, और मैं मान लो कि कहीं जैसे बोलते हैं ना खुले में शौच नहीं करना चाहिए यार, ठीक है? अभी जो राष्ट्र वो अपने प्रधानमंत्री की तरफ से 12-12 हजार रुपए मिल रहे थे और बाथरूम बनवा रहे थे, ठीक है, और शौचालय बनवा रहे थे, है ना, बनवा रहे थे ना ये सारी चीज। ये क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? क्यों हम इतना सारा सब कुछ पैसा इतना लगा रहे हैं और जबरदस्ती कह के लोगों से बनवा रहे हैं? वरना वो याद है वो बियर की बोतल लेके और खेतों में जाने वाला जो सीन था, है ना, काफी मजा आता होगा आपको उस चीज में। तो आपने क्या कहा कि जब भी कोई पर्सन है, अगर वो घर के आसपास किसी भी पर्टिकुलर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगर अपना फीकल मैटर पास करके आ जाता है, ठीक है, पास करके आ गया, अब वहां पर क्या होती है बेटा, मक्खी आकर बैठेगी। अब उसके फीकल मैटर के अंदर कौन सा वायरस है बेटा, पोलियो वायरस है। उस फीकल मैटर के ऊपर कौन बैठेगा बेटा, मक्खी बैठेगी या कोई भी जानवर बैठा, और वही जानवर आपके बिना ढके हुए खाने के ऊपर आकर बैठ गया। क्लियर है? अब वहां से पैरों में से वो पैथोजन ले आया और आपके खाने पर वो पैथोजन डालकर चला गया, और वो खाने को अगर कोई पर्सन या कोई भी बच्चा अगर खाता है तो वो फीकल से ओरल माउथ तक पहुंच गया है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, फीकल ओरल रूट कहते हैं। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है कि वो अगर कहीं पे वहां पे बारिश आ गई है और वो जो फीकल ओरल रूट जो जहां पर जिस खेत के अंदर या जहां पर भी ऐसा कुछ हुआ है, वो अगर बहकर किसी वाटर बॉडी के अंदर चला गया है तो वो पूरी वाटर बॉडी क्या हो चुकी है, इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो पहले के टाइम पर ये बीमारी आपको ज्यादा देखने को मिलती थी, अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा इतना प्रकोप इसका, क्योंकि आप अब थोड़ी साफ सफाई, अब देखो गांवों के अंदर भी, और मेनली गांवों में देखने को मिलता था, सिटी एरिया में आपको देखने को नहीं मिलता था पोलियो वगैरह। गांवों में क्यों? क्योंकि बेटा वाटर बॉडीज जो है कंटामिनेटेड रहती हैं, दूषित पानी, तो वहां पर जो गंदा पानी और गंदा भोजन जो है, थोड़ा हाइजीन का प्रॉपर उतना ध्यान नहीं रखा जाता था गांवों के अंदर जितना थोड़ा सिटी के अंदर रखा जाता था। क्लियर है बेटा? इसीलिए वहां पर गांवों के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये पोलियो वगैरह ज्यादा, अब तो नहीं देखने को मिलता, पहले।
सिम्टम्स की अगर बात करें तो बेटा हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, स्टिफनेस ऑफ नेक और पैरालिसिस। बेटा इतने कॉमन सिम्टम्स होते हैं, समझ में भी नहीं आता कि पोलियो हो गया। एक दिन पहले दिन आपको क्या होगा, नॉर्मल जनरल फीवर होगा, दूसरे दिन गर्दन के पास की कुछ मसल्स है ना कुछ टाइट हो जाती हैं। और सिर्फ एक सच्चा भारतीय अपने बच्चे को सिर्फ बुखार होने पर तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता, या तो बहुत ही छोटा बच्चा जो होता है ना बेटा उसको तो हम चलो ले जाते हैं बच्चे, ठीक है, डॉक्टर के पास में, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम ऐसा होता था, बुखार हो गई तो बेटा काढ़ा पिला दिया, घूंटी दे दी, ऐसी कंडीशन होती थी, तो बच्चे पे इतना कोई ध्यान नहीं देता था। और बच्चा नॉर्मली ध्यान नहीं देता, गर्दन स्टिफ हो गई, तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन बच्चा जो है पैरालाइज्ड हो जाता था। क्या हो जाता था? पैरालाइज हो जाता था। इतने कॉमन सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स ही नहीं आता, एक बुखार होती है सिर्फ बुखार के बेसिस पर क्या हो जाता है बेटा, आप बता नहीं सकते हैं सारी चीजें, ठीक है बेटा। और आप कह सकते हैं कि हाई ग्रेड फीवर हो गया, हेडेक हो गया, स्टिफनेस ऑफ गले में अकड़न, ये जो गले की जो मसल्स होती है ना बेटा यहां से अकड़ जाती हैं एंड देन पैरालिसिस हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा घातक हुआ करता था। हालांकि इसमें डेथ नहीं होती थी, मौत नहीं होती थी, बहुत रेयर केस में होती है बेटा, 100 में से कोई एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाएगी, वरना जो अगर स्टिफनेस ज्यादा हो गई तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और डेथ हो जाती थी। बाकी जो है वो डेथ यहां पर देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है बेटा? सोर थ्रोट, गले में जो है खराश है, वीकनेस है और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गया है। ये मेनिंजाइटिस का मतलब होता है आपके सर में कुछ मेम्ब्रेन होती है जिनको क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस का मतलब होता है मस्तिष्क का आवरण। मस्तिष्क के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा, कुछ 3 आवरण होते हैं, ड्यूरामीटर है, पायामीटर है, एरेक्नोइड है। आपके ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए 3 झिल्लियां हमने ऊपर की तरफ रख रखी हैं, इनको मेनिंजिस कहा जाता है। और मेनिंजिस के अंदर सूजन आ जाना, मैंने कहा था ना आइटिस का मतलब सूजन, तो मेनिंजाइटिस आइटिस समझ में आए, तो उनमें सूजन आ जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे पूछूं डायग्नोसिस, तो बेटा अब ये जो डायग्नोसिस है ये कोई काम का नहीं है बेटा, ये डायग्नोसिस यहां पर किसी काम का नहीं है, ये वाला भी कोई काम का नहीं है। काम का है CSF एग्जामिनेशन। CSF एग्जामिनेशन, अब CSF एग्जामिनेशन क्या होता है बेटा, CSF एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। CSF एग्जामिनेशन होता है आपका, ये मैंने कहा CSF, बेटा CSF एक फ्लूइड होता है, एक तरल होता है जो कि आपके मस्तिष्क के चारों तरफ बहता रहता है। क्लियर है? और ये जो वायरस है, ये वायरस आपके मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ घूमता रहता है इस फ्लूइड के अंदर। तो इस फ्लूइड को निकाल कर अगर आप जांचेंगे तो इस फ्लूइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वायरस देखने को मिल जाता है। तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है, वहां से ये फ्लूइड निकाला जाता है और इस फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। इस फ्लूइड का पूरा नाम होता है बेटा, इस फ्लूइड का पूरा नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है बेटा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये आपके मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। क्यों काटता है ऐसा चक्कर? आपके ब्रेन को उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, न्यूट्रिशन, पोषण तथा सुरक्षा देने के लिए चक्कर लगाता रहता है। एक तरीके से ये ब्रेन का ब्लड है ना, ब्रेन का ब्लड है एक तरीके से मान लो, ठीक है। हम कहें कि सर ट्रीटमेंट इसका है क्या, नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल स्टिल, आज तक हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर क्या बेटा, एक बार पोलियो हो गया तो फिर लंगड़ाना पड़ेगा। क्लियर है? फिर उसको इलाज नहीं, एक बार पोलियो हो गया तो हो गया, फिर आप दवा देके क्या कर लेंगे। ये तो बचाव ही उपचार है, आपको बचना ही पड़ेगा। और बचना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वैक्सीन लगानी पड़ेगी। और वैक्सीन जो है बेटा, इसकी जो वैक्सीन है आप सभी को पता है, इसकी वैक्सीन बहुत ही बढ़िया वैक्सीन इसकी हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हमने क्या कहा बेटा, OPV, जिसको हमने क्या कह दिया बेटा, OPV कह दिया। और ये जो OPV है ना बेटा, इसको कहा जाता है ऑरल पोलियो वैक्सीन। ये एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो ऑरली या माउथ के द्वारा दी जाती है, एकमात्र। आपसे कोई पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके अंदर जो ऑरल वैक्सीन दी जाती है, तो आप क्या कहोगे बेटा, ऑरल पोलियो वैक्सीन। एक ही वैक्सीन है जिसको डेवलप किया था 2 साइंटिस्ट ने, अमेरिका के 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साल्क और सेबिन, ठीक है। तो OPV वाज डेवलप्ड बाय साल्क एंड सेबिन। तो आपके सामने लिखा हुआ है OPV वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साल्क एंड सेबिन। तो ये साल्क है, ये सेबिन है, 2 साइंटिस्ट थे अमेरिका के, USA के, जिन्होंने पहली बार क्या किया था बेटा, ये वैक्सीन बनाई थी। और अब अगर इसके हिस्ट्री की हम बात कर ले तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट इन 1955। 1955 में पहली बार जो है ये वैक्सीन लगाई गई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। थैंक्स फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पोलियो वैक्सीन, यूनाइटेड स्टेट हैज बीन पोलियो फ्री सिंस 1979। देखो यार कितना जल्दी, 1955 में तो पहली बार ये वैक्सीन आई और 1979 1979 के अंदर ये
पूरा का पूरा अमेरिका पोलियो फ्री हो गया। रीजन क्या है यार, इतना सा तो अमेरिका। और दूसरी बात यार, पेशेंट्स भी बहुत कम है क्योंकि प्रॉपर हाइजीन का वो ख्याल रखते हैं। क्लियर है, वो बहुत पहले से सैनिटाइजर यूज करना और ये सारा सब कुछ है ना, पहले से बहुत हाइजीनिक रहते हैं। हमने तो अभी कोरोना काल में आने के बाद लोगों को पता चला है कि मास्क और सैनिटाइजर नाम की भी कोई चीज होती है भैया, और कोरोना काल में भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इतने लापरवाह हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें है ना बेटा, तो ये यहां पर बहुत जल्दी जो है अमेरिका पोलियो फ्री हो गया था। तो यूएसए जो है 1979 में ही पोलियो फ्री हो गया था। ठीक है, इन इंडिया पोलियो वैक्सीन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1978। जब ये पोलियो फ्री हो गया था तब तो हमारे यहां टीके लगने स्टार्ट हुए थे। तो देखो 1979 में तो यहां पर ये पोलियो फ्री हो गया और 1978 के अंदर ये क्या हुआ बेटा, यहां से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। और इसको कहा गया, ये क्या कहा गया बेटा, 1978 विद एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई, इसको क्या कहा गया, ईपीआई कहा गया। बाय 1999 it covered around 60% of infants giving the 3 doses of OPV। 1999 के आसपास लगभग हम 60% जनता को कवर कर चुके थे। जनता का मतलब यहां पर बच्चों से है बेटा, बूढ़ों को तो देंगे नहीं है वैक्सीन। क्लियर है बेटा, तो मैंने कहा 1985 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP was launched to cover all district of India। उसके बाद 1985 में यार हमने क्या किया, हमने एक UPI लॉन्च किया। और UPI लॉन्च किया तो, और UPI का मतलब ये था, उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि यार देखो हर जगह हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्ट्रिक्ट चुनने पड़ेंगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुनने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, जहां पर वाटर बॉडीज में आज भी वाटर बॉडी से ही पानी लिया जाता है, जहां हेड पंप या कुएं या समर्सिबल बोरिंग वगैरह नहीं है, तो वाटर बॉडी से पानी लेते हैं, तो वहां पर ये फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें ऐसे गांवों के अंदर पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुनने पड़ेंगे, फिर पर्टिकुलर गांव चुनने पड़ेंगे, वहां स्कूलों के अंदर ऐसे कैंप लगाने पड़ेंगे। क्लियर है, वहां जाकर घर घर जाकर हमें वैक्सीन लगानी पड़ेगी। उसको कहा गया था बेटा UIP। क्या कहा गया बेटा, UIP कहा गया। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक आया था PPP, एक PP पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो आपने कभी नाम सुना हो पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसमें आपको घर पे टीवी के अंदर दूरदर्शन पे ऐड आया करता था अमिताभ बच्चन का। क्लियर, उस पे लिखा होता था पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऐसा PPP। तो PPP में घर घर आकर फिर क्या होने लग गया था बेटा, नॉर्मल आपका इम्यूनाइजेशन होने लग गया था, वैक्सीनेशन होने लग गया था। घर पे एक आंटी आती थी व्हाइट कपड़ों के अंदर, एक डब्बा सा लेके, है ना, थर्माकोल का, जिसके अंदर वैक्सीन रखी हुई रहती थी बेटा। वो किसके थ्रू आती थी, PPP पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब हम बात कर लेते हैं ये जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है IPV जो है, इसकी डोज जो है, पहली डोज 2 से 4 महीने के बीच में, जब बच्चा 2 से 4 महीने का हो, उसके बाद 6 से 18 महीने के बीच में, जब लगभग वो 2 साल का सा हो गया हो, और उसके बाद 4 से 6 साल का जो बच्चा होगा, ये वाली डोज आपने ली होंगी तब आपको याद होगा। बाकी इनमें तो क्या याद होगा आपको, ये वाली डोज है ना, ये वाली हमने तो 5-5 डोज लिए भाई। ठीक है, बेवजह मजा आता था ये वैक्सीन पीने, और बाकी वैक्सीन में तो दर्द होता था, लेकिन ये वैक्सीन लेने में मजा आता था, खट्टी खट्टी लगती थी तो हम पहुंच जाते थे। क्लियर है, स्कूल में। तो हमने कहा लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज फाउंड इन, ठीक है, 2011 इन इंडिया। 2011 में हमको लास्ट जो है पेशेंट मिला था पोलियो का। उसके बाद 2014 में WHO ने प्रूव कर दिया था, झंडा फहरा दिया था कि इंडिया इज पोलियो फ्री कंट्री। इंडिया, भारत देश अपने आप में पोलियो मुक्त देश यहां पर घोषित कर दिया गया। कब किया गया बेटा, 2014 के अंदर किया गया। क्लियर है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं सर रेबीज की। तो रेबीज क्या कहता है बेटा, रेबीज इज ए सीरियस इंफेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज कॉज्ड बाय ए वायरस। रेबीज एक तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर वायरस से होने वाली बीमारी है। गंभीर क्यों है बेटा, क्योंकि रेबीज मतलब 100% डेथ। रेबीज मतलब 100% डेथ। रेबीज एक बार हो गया तो हो गया, उसको कोई भी मतलब स्वयं भगवान आकर नहीं बचा सकते उसे। क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि ये फैलता कैसे है, वायरस इंट्रोड्यूस इन बॉडी बाय डॉग बाइटिंग। तो सिर्फ डॉग बाइटिंग से फैलता है क्या बेटा, ये जो संक्रमित कुत्ते होते हैं, इन्फेक्टेड जो डॉग्स हैं, उनके लार, उनके सलाइवा के अंदर ये वायरस पाया जाता है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी कुत्ते के काटने से आपको क्या हो जाएगा, आपको रेबीज हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, जो इन्फेक्टेड कुत्ता होता है, पागल, जिसको हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है हड़का हुआ कुत्ता, ठीक है, हिड़काया हुआ कुत्ता, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आप कहेंगे पागल कुत्ता जब है, कोई भी जो आप कह सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड डॉग है या इन्फेक्टेड मंकी है, इन्फेक्टेड कैट है, बिल्ली है, इन्फेक्टेड हाइना, लोमड़ी हो गई, क्लियर है, इन्फेक्टेड लॉइन, इनफेक्ट लॉइन के अंदर भी आपको उसकी सलाइवा में भी आपको ये वायरस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो लॉइन है शेर, तो आप
आपको रेबीज होने तक छोड़ेगा ही नहीं यार, है ना। तो आप कहेंगे कि सर डॉग बाइटिंग अपने आप में क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पैथोजन के बारे में अगर हम कहते हैं बेटा, इसका लाइसा नाम इसको हम दे देते हैं, लाइसा या रेबीज वायरस, या एक दूसरा नाम और होता है जो मैं आपके सामने लिख देता हूं बेटा, इसको कहा जाता है रैब्डो वायरस। क्या कहा जाता है बेटा? रैब्डो वायरस कहते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूं, मैंने लिख दिया बेटा ये रैब्डो वायरस, हिंदी में भी लिखना RAHBDO, रैब्डो वायरस, ठीक है। तो ये रैब्डो वायरस अपने आप में क्या होता है, इसका पैथोजन है। अब इसका जो नाम है बेटा वो मैड डॉग डिजीज भी कहते हैं बेटा, और स्ट्रीट डिजीज भी कह देते हैं, गली की बीमारी भी कह देते हैं इसे, ना, ठीक है। मैड डॉग डिजीज पागल कुत्ते की बीमारी, और दूसरा इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, जल भित्ति रोग के नाम से भी, क्योंकि इसमें पेशेंट को जल से डर लगने लगता है। हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, तो हाइड्रोफोबिया आप इसको कह देते हैं, हाइड्रोफोबिया या मैड डॉग डिजीज, पागल कुत्ते की बीमारी भी इसको आप नाम दे देते हैं, ठीक है। वायरस की स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम पोलियो के अंदर देख रहे थे, पोलियो के अंदर क्या होता था बेटा, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता था, CNS होता था। इसी तरीके से रेबीज के अंदर भी जो अफेक्टेड ऑर्गन है बेटा वो क्या होता है, CNS पूरा का पूरा कंप्लीट, जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। आप बोलते हैं ना आदमी पागल हो जाता है, तो ठीक है, नर्वस सिस्टम इससे अफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो आप अब क्या कहोगे सर, इसके अंदर आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? तो जैसे मैंने उसमें बताया था ना बेटा, CSF एग्जामिनेशन, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन से एक लिक्विड निकाला जाता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसकी जांच की जाती है। बस वही जांच यहां पर भी की जाती है। क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या कहा, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो अफेक्टेड ऑर्गन आपका होता है। तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आ जाएगी। ये दोनों अफेक्टेड इसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है बेटा ये। तो आपने कहा यूजुअली ट्रांसमिट थ्रू ए बाइट फ्रॉम ए इन्फेक्टेड एनिमल। अगर कोई भी संक्रमित जानवर जो है अगर आपको काट जाता है तो आपके अंदर बीमारी फैल सकती है। ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमन इज एक्सट्रीमली रेयर ऑल्दो इट कैन हैपन थ्रू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर मैं कहूं कि मेरे को अगर रेबीज हो गया है तो बहुत रेयर कंडीशन होगी कि आप मेरे साथ हाथ मिला रहे हैं, मेरे साथ खाना खा रहे हैं, या फिर मैंने आपको काट लिया। कुछ बोलते हैं ना रेबीज वाला मरीज अगर काट ले तो रेबीज हो जाएगा, नहीं बेटा, ऐसा कोई अभी तक देखा नहीं गया है। मेनली अगर मैं कहूं कि मेरे को रेबीज है और मेरा कोई ऑर्गन, मेरी रेटिना हो गया, मेरा लीवर हो गया, मेरी किडनी हो गई, मेरा हार्ट हो गया, मेरा घुटना हो गया, किसी और के अंदर अगर ट्रांसप्लांट कर दिया गया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान सामने वाला बंदा क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, चलो इसकी सिम्टम्स बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके सिम्टम्स सबसे पहले एंजाइटी मतलब बेचैनी, फीवर और बेटा हाइपर सलाइवेशन। ये पागल कुत्तों की तरह करने लगता है। जैसे जो कुत्तों में जो सिम्टम्स आते हैं ना बेटा, कुत्ते को देखा होगा ना, जीभ बाहर निकालता रहता है, लार टपकती रहती है, ऐसे ही इस आदमी की जीभ भी बाहर निकलेगी और साथ में लार टपकती रहती है। हाइपर सलाइवेशन कहते हैं। हाइपर सलाइवेशन का मतलब है अत्यधिक आपका लार, और जो है ना बहुत जबरदस्त है ना, सर में दर्द होता है, हेडेक जो है बहुत जबरदस्त होता है, वीकनेस कमजोरी हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया है, वॉमिटिंग उल्टी हो गई है। हाइड्रोफोबिया जल से, जल की एक बूंद आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। ये जल की एक सिंगल मतलब पानी का, आप एक बोतल का ढक्कन भी पानी का जो है वो अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। इसके अलावा इसको एरोफोबिया भी हो जाता है, फ्रेश एयर से इसको डर लगने लगता है। ये जैसे आप कुत्तों को आपने देखा होगा अंधेरे की जगह में जाकर कहीं कोने में गड्ढा खोद कर बैठते ना, इसी तरीके से कमरे में कहीं अंधेरी जगह पर जाकर बैठेगा, फ्रेश एयर खुली जगह पर जब जाएगा तो इसको प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा लगेगा इसका दम घुट रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, एरोफोबिया या फियर ऑफ फ्रेश एयर। फ्रेश एयर से इसको क्या करने लगता है, डर लगने लगता है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो देखो मैंने कहा था ना आपसे कि इसके डायग्नोसिस के लिए आपको क्या करना है बेटा, तो वही ब्लड टेस्ट, सलाइवा टेस्ट तो आपका बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट है, लेकिन एक टेस्ट जो CSF एग्जामिनेशन और PCR किया जाता है। CSF हम पोलियो में भी करते थे कि गर्दन के पीछे की तरफ से, कमर के पीछे की तरफ से, रीढ़ की हड्डी से हम क्या करते थे, वो फ्लूइड निकालते थे जिसको हम CSF कहते थे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसकी जांच हम करते थे जिससे हमको पता चल जाएगा कि क्या है, रेबीज है या नहीं है। क्लियर है बेटा? ट्रीटमेंट तो सर इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं। अगर रेबीज मुझे हो गया तो फिर हो गया, फिर उसके बाद मुझे मरना तय है, मैं मरूंगा, 100% मरूंगा। लेकिन फिर अब क्या करें सर, अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमको कुत्ता खाया, हम जागरूक, हम अवेयर रहें कि कुत्ता खाते ही एज सून एज पॉसिबल, जैसे आपको चोट लगती है, कहीं ब्लेड से कट जाता है, चाकू से कट जाता है, कोई जंग लगी वस्तु से लग जाती है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, आप सबसे पहले जाते हैं और टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आते हैं। वो टीका नहीं होता, वो वैक्सीन नहीं होती, वो सीरम होता है, ATS का सीरम होता है बेटा।
बेटा, एंटी टिटनस सीरम होता है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें, जैसे ही आपको रेबीज के लिए किसी कुत्ते ने काट लिया है तो जाकर आपने सुना होगा ना, पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, आजकल 6-7 से काम चल जाता है। आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और उस इंजेक्शन का नाम होता है बेटा ARS। क्या होता है बेटा? ARS। वो क्या होती है? एंटी रेबीज सीरम। क्या होती है बेटा? एंटी रेबीज सीरम। उसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको दी जाती हैं, तो एंटीबॉडीज दे देते हैं, तो आपके रेबीज होने से पहले अंदर एंटीबॉडीज बन गई है। अब रेबीज का वायरस अगर आपके ऊपर असर करेगा तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को मार देंगी। तो ए फास्ट एक्टिंग डोज ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है बेटा, इसको क्या कहा जाता है बेटा? ARS, एंटी रेबीज सीरम इसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन अगर आप कोई कुत्ता पाल रहे हैं घर में, आपने पेट अगर पाल रखा है तो प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन करवाइए। और अगर वो आपको काट लेता है या फिर आप में भी इसका वैक्सीनेशन हो सकता है, आप कह सकते हैं एंटी रेबीज वैक्सीनेशन यूज्ड एज प्री और पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन्स। क्लियर है बेटा? तो ये यहां पर यूज की जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी जो रेबीज है वो आपको यहां पर मैंने बता दी है। तो कुछ वायरल डिजीज हमने यहां पर पढ़ी है, कुछ वायरल डिजीज और आगे आनी बाकी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।